नमस्कार साथियों, कक्षा 11 रसायन विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र आपके सामने है। समय 3 घंटे 15 मिनट और जो पूर्णांक है वो 50 अंक का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के सामने। उससे पहले प्रश्न पत्र को हल करते हैं, उससे पहले जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस एम के बूस्टर यूट्यूब चैनल पे आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सभी जानते हो कि जो हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज लगता है और हर डिस्ट्रिक्ट में पेपर अलग अलग आता है, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन इनमें समान मिलते हैं जो अपने लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 1, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? सब जानते हैं गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया? डाल्टन ने दिया। क्वेश्चन नंबर 2, किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन की जगह होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 होता है। देखो 2 2 4 4 4 8 पर कौन आता? ऑक्सीजन। तो ये किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया? ऑक्सीजन का। किसका? ऑक्सीजन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रसारित ऑक्टेट नियम का उदाहरण है। मतलब ऐसे नियम, ऐसे यौगिक जो जिसमें अष्टक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो सीधी बात है, एक तो है CO2 H2, ये तो अष्टक नियम का पालन करते हैं, लेकिन जो SF6 है इसके अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो सल्फर के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसके साथ 6 फ्लोरीन परमाणु जुड़ेंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन इनका हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाती है 12। तो प्रसारित ऑक्टेट नियम का उदाहरण क्या हो जाएगा? SF6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी स्क्रीन पे कि सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन हम किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को हम क्या मानते हैं? भविष्य का ईंधन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, नाभिक परमाणु के नाभिक का आकार होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो परमाणु का आकार पूछे अगर आपसे, किसका? परमाणु का आकार। तो परमाणु का आकार है वो 10⁻10 मीटर होता है, लेकिन सवाल में आपको नाभिक का आकार पूछा है जो उससे छोटा होता है, अर्थात 10⁻15। बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर होता है और नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर होता है। अगर इन क्वेश्चनों के आंसर अगर आपको आते हैं तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के सामने, किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन के सभी चारों एकल बंध के साथ जुड़े होते हैं? जो कार्बन जब कार्बन के चारों बंध एकल बंध के रूप में होते हैं, अर्थात उसमें केवल क्या हो? एकल बंध, तो उसे आप क्या कहते हो? एल्केन। क्या कहते हो? एल्केन। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्केन। अब आपसे मैं क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? जल्दी से कमेंट से बता दीजिए, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से किस खनिज को हॉर्न सिल्वर के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होता है सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड को आप किससे लिखोगे? AgCl। सिल्वर क्लोराइड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? AgCl के द्वारा लिखा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एक वैद्युत संयोजी बंध अर्थात जिसको हम क्या बोलते हैं? आयनिक बंध किनके मध्य बनता है? क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध किसके मध्य बनता है? तो आप सभी जानते हैं जो आयनिक बंध होता है वो धातु व अधातु परमाणु के मध्य बनता है। धातु व अधातु परमाणु के मध्य बनता है। धातु होता है वो विद्युत धनी होता है, अधातु होता है वो विद्युत ऋणी होता है। तो सीधी सी बात है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि एक विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध किसके मध्य बनता है? तो विद्युत धनी एवं विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य बनता है। इसके बाद ये तो थे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक के रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, सोडियम आयन का ऑक्सीकरण अंक। जो सोडियम आयन, तो सोडियम जो सदैव है वो Na आयन के रूप में
सोडियम आयन, जब आयन होगा तो सोडियम किसके रूप में होगा, Na प्लस के रूप में, और इसके ऊपर कितना प्लस का 1, तो इसका ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, 1 होगा। ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, 1 होगा। अब नाइट्रोजन अणु में सिग्मा और पाई आबंध दर्शाइए। तो जो N2 जो अणु होता है नाइट्रोजन, इसमें क्या होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। नाइट्रोजन N2 अणु में क्या होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। तो ये एक तो हो गया सिग्मा और ये 2 क्या हो जाएंगे, पाई। तो नाइट्रोजन अणु में एक तो सिग्मा बनेगा और 2 क्या बनेंगे, पाई। तो नाइट्रोजन अणु में 1 सिग्मा बंध होगा तथा 2 पाई आबंध होते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे बिल्कुल। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर अधिक गुण है। अरे थोड़ी सी मिस्टेक है, क्वेश्चन शायद ये इस प्रकार से होना चाहिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर अधिक के स्थान पे आपको मिलेगा धात्विक गुण। क्या होते हैं, धात्विक गुण कम होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक गुणों में क्या आती है, कमी आती है। अगला है H3PO3 में फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है। किसकी बतानी है, फॉस्फोरस की। चलो जब तक मैं फॉस्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था बता रहा हूँ, आप H3PO3 का नाम है वो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। H3PO3 का जो नाम है वो आप कमेंट्स में बताइए। देखो ऑक्सीकरण कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इसको मैं यहाँ लिखता हूँ कि H3PO3, तो हाइड्रोजन कितने, 3, हाइड्रोजन का होता +1, जिसका ऑक्सीजन निकालना होता है उसको क्या मानते हैं, X। ऑक्सीजन कितने, 3, और 1 ऑक्सीजन का -2 बराबर 0। तो प्लस के 3 माइनस के 6, तो कितना होगा, X - 3 बराबर 0। तो X बराबर प्लस के 3। तो यहाँ पर इस कंपाउंड में फॉस्फोरस का ऑक्सीकरण अंक कितना हो गया, 3। अब मैंने पूछा था इसका नाम, काफ़ी बच्चे इसका नाम फॉस्फोरिक अम्ल बोलेंगे। जो फॉस्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H3PO4, यह है H3PO3, जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस अम्ल। अंतर थोड़ा सा, फॉस्फोरस अम्ल, ये तो फॉस्फोरिक और ये फॉस्फोरस अम्ल। तो उम्मीद है ये अत्यलघुरात्मक क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल किस तरह वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, लिखिए। तो देखो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे मुख्य जो उत्तरदायी गैस होती है वो कौन सी होती है, CO2, जिसको आप क्या बोलते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस मुख्यतः कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा इसमें मीथेन का भी रोल होता है, N2O का भी रोल होता है, आपकी जो जलवाष्प होते हैं उनका भी रोल होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के ऑक्साइडों का भी रोल होता है। लेकिन मुख्य जो गैस है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए, जो मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी होती है, CO2 होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किसी निकाय के द्वारा एरोमेटिकता प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है। जो हक्केल के नियम का पालन करना चाहिए, इसका मतलब हुआ कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तथा उन इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकृत होना चाहिए, वो लगातार चक्कर लगाते रहें, और जो संरचना वो चक्रीय होनी चाहिए। तो आवश्यक शर्त तो ये कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने कि निम्नलिखित अणुओं में आपको सिग्मा व पाई बंध का बताना है। तो जो बेंजीन वाले, तो बेंजीन में तो 6 तो कार्बन के मध्य बंध हो जाएगा और 6 हाइड्रोजन। इसका मतलब इस C6H6 बेंजीन, C6H6 को आप क्या बोलते हो बेटा, बेंजीन। तो इस बेंजीन में 12 तो सिग्मा बंध हो गए, और पाई बंध की बात करें तो 3 ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तो 3 पाई बंध होते हैं। बिल्कुल अच्छा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि बेंजीन में C6H6 में कितने पाई बंध होते हैं, 12 सिग्मा बंध हो गए और 3 पाई बंध होंगे। अगला क्वेश्चन है CH2Cl2 में सिग्मा और पाई बंध पूछे। तो जो CH2 का मतलब क्या हुआ, 1 हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, Cl भी 2 है, 1 Cl और 2 Cl। तो देखो 2 3 4, इसका मतलब इसमें केवल 4 सिग्मा बंध होंगे, और पाई कितना हो जाएगा, 0। तो CH2Cl2 के अंदर, CH2Cl2 में 4 सिग्मा बंध पाए जाते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ कौन सी गैस क्रिया करती है, तो सीधी बात है रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन गैस क्रिया करती है, O2 गैस। रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ कौन सी गैस क्रिया करती है, तो लिखेंगे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ O2 गैस क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन संकुल बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन संकुल बनाती है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। हेनरी कैवेंडिश ने सबसे पहले इसकी खोज की थी। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने किसकी खोज की थी, हाइड्रोजन गैस की खोज की थी। अगला ताप का एसआई मात्रक, देखो एक तो आप बोलते हो डिग्री सेल्सियस और दूसरा होता है केल्विन, तो याद करना ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। और हाइड्रोजन की खोज किसने, हेनरी कैवेंडिश। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समस्थानिक को परिभाषित कीजिए। समस्थानिक मतलब एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक अर्थात जिनमें प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो क्या लिखेंगे परिभाषा कि एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉन की संख्या परिकलित कीजिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आ भी जाता है कि 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। तो पहली बात हम यहाँ करते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का भार या द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बात करें, हो गया। अब 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 10⁻³ kg में, ये तो 10⁻³ kg। 1 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻³ kg। अब 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है तो 1 ग्राम बराबर 10⁻³ में इसका भाग दे दो 9.1 × 10⁻31। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.098 × 10⁻27 इलेक्ट्रॉन। तो क्लियर होना चाहिए कि 1 ग्राम भार में, किसमें, 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। इतनी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 1.098 × 10⁻27 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में सार्थक अंकों की संख्या। फटाफट जल्दी पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताइए कि इसका सार्थक अंक कितना होगा, इसका सार्थक अंक कितना होगा और इसका सार्थक अंक कितना होगा। आपके बताने के बाद मैं इसका आंसर बताऊंगा। इसी से मुझे ये भी आइडिया लग जाए कि आप लोगों की केमिस्ट्री कैसी और आप केमिस्ट्री को कैसे पढ़ते हो। तो आपने आंसर कमेंट्स कर दिए होंगे। उसके बाद हम चलते हैं। देखो सीधी बात है, इसमें 2 है तो इसका सार्थक अंक कितना होगा, 2, क्योंकि अशून्य अंक के बाईं और जो शून्य होते हैं उनको हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करते। इसका सार्थक अंक 3 और इसका सार्थक अंक 4। काफ़ी इजी है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं होती। इसका सार्थक अंक 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा और इसका 4 हो जाएगा। अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपके नेक्स्ट पेज पे। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर 1 विलयन प्राप्त किया गया, तो विलय 1 का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना। तो देखो द्रव्यमान प्रतिशत स्मॉल w बटा कैपिटल W निकालने का तरीका क्या था कि विलय का भार तो ऊपर आ जाएगा, तो विलय का भार कितना दिया है यहाँ पे 2 ग्राम और विलयन का भार आएगा नीचे। अब विलयन क्या होगा, ये हो गया विलय और ये विलायक, तो विलय प्लस विलायक को जोड़ेंगे तो किसका भार आ जाएगा, विलयन का भार। तो विलयन का भार कितना आ गया, 20 ग्राम। अब देखो प्रतिशत ज्ञात करना है
तो इसका मतलब 100। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10%। काफ़ी ईजी सवाल है कि किसी पदार्थ के 2 ग्राम को 18 ग्राम जल में मिलाकर 1 विलयन प्राप्त किया गया, तो विलय A का द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा, 10% आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सोडियम लैंप द्वारा उत्सर्जित पीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अर्थात लैम्डा 580 नैनोमीटर है। इसकी आवर्ती और तरंग संख्या का परिकलन कीजिए। तो क्वेश्चन के लिए थोड़ी स्पेस कम है, तो इसका आंसर है वो मैंने आपके स्क्रीन पे लगा दिया है, वहाँ से आप इसको नोट कर ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित आयनों के आपको क्या लिखने, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं। तो यहाँ लिखा मैंने H-। अब देखो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और H- का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और हो गया, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 2, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2। अब आ जाता Na+। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, A का त्याग कर दिया तो 10 बच गए, तो क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, 1s2 2s2 2p6। अब ऑक्सीजन दे 2 2 4 4 6 10, O ये O है, O पर -2, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 और 2 इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण कर लिए, तो कितने हो गए 10। सेम ही पहले वाली कंडीशन आ जाएगी, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए और इलेक्ट्रॉन बंधुता से किस प्रकार भिन्न है। तो देखो विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता। तो शॉर्ट में परिभाषा हम क्या लिखेंगे कि बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता। बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता, बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है कि भारी कोश में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए आवश्यक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब क्या होता है कि परमाणु के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए आवश्यक ऊर्जा, परमाणु के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है वो क्या कहलाती है, आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, NH3 और NF3 में किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। तो सीधी सी बात है, किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, NH3 अमोनिया का होता है। किसकी तुलना में, कैसे समझते हैं, ये यहाँ बना रहा हूँ, नाइट्रोजन, कितने हाइड्रोजन जोड़े इससे 3, 1 2 3, और इस पर एक होता है लोन पेयर, इसमें क्या होता है N, 3 F जोड़ेंगे, ये लोन पेयर। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉनों का इधर होता है और इनमें भी कंडीशन है, इसमें इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन और इधर इसमें जस्ट उल्टा। तो होता क्या है कि हाइड्रोजन की तुलना में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, इस कारण से ये बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचते हैं। इस कारण से इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान कम होता है और इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज़्यादा होता है। आप ये डायग्राम बना के समझा सकते हो। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, कि इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही क्या होते हैं। देखो नाभिक स्नेही, नाभिक को स्नेह करने वाला, नाभिक पर क्या होता है प्लस, तो प्लस को स्नेह करने वाला। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति, जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है वो तो नाभिक स्नेह कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेह कहलाता है। तो नाभिक स्नेह के लिए क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति। इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति जिसमें पाई जाती है वो तो होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही, और इन पे सदैव किसका निशान होता है, माइनस का, जैसे Cl-, OH-, Cn-। तो नाभिक स्नेही के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति नाभिक स्नेही कहलाती है, Cl-, OH-, Cn-। ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही।
जस्ट इसका उल्टा, इलेक्ट्रॉन को इसने करने वाला, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही। इन पे सदैव किसका निशान होता है, प्लस का निशान होता है, ये धनावेशित होते हैं। जैसे आपने लिख दिया H+, CH3+, इस प्रकार से। तो वीडियो अपनी जो क्लास है वो काफ़ी लंबी हो गई है और इस हाफ ईयरली एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, तो बाकी के क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे देना और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो बना के इस पेपर को कम्प्लीटली हल करवा जाए। क्वेश्चन नंबर 28 आपका नामकरण वाला टॉपिक है, काफ़ी ईजी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और 28 और 29 में केवल आपको कंपाउंड के नामकरण पूछे गए। देखो एक तो इसके नामकरण, इसमें भी एक मिस्टेक है कि यहाँ पर भी क्या होगा आपका डबल बॉन्ड, तो ये तो बन गई आपकी बेंजीन। क्या बन गई है, बेंजीन। अब देखो काउंटिंग इधर से हो जाएगी 1 2, ये तो जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 1 2 3, 3 कार्बन की श्रृंखला हो गई, इसका मतलब ये हो गया एन प्रोपिल, तो इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपिल और इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो एन प्रोपिल बेंजीन, ठीक है। अब इसका नामकरण करना तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 3 नंबर पर ये जुड़ा, इसको हम क्या बोलते हैं, मेथिल, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मेथिल, 3 मेथिल। 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन, 3 मेथिल पेंटेन। और CN के लिए क्रियात्मक समूह नाइट्राइल, तो 3 मेथिल पेंटेन नाइट्राइल। यहाँ क्रियात्मक समूह कार्बन काउंट किया है। अब देखो इसमें काउंटिंग करनी है, तो इधर से ये 1 2 3 नंबर पे, इधर से ये 2 नंबर पे, तो जगह 1 2 3 4 5 6, तो एक मेथल 2 नंबर पे और दूसरा 5 नंबर पे, तो क्या हो जाएगा 2 5 डाईमेथिल, 2 5 डाईमेथिल और 6 कार्बन से इसका नाम क्या हो गया, हेक्सेन। तो क्या नाम हो गया इसका, 2 5 डाईमेथिल हेक्सेन। इसी प्रकार से अगर हम आगे बात करें कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC से नाम लिखो, तो देखो इसको बनाने के लिए पहले इसकी हमें संरचना बनानी पड़ेगी। तो इसकी संरचना मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड C, एक CH3 इधर जोड़ दिया, दूसरा CH3 इधर जोड़ दिया। अब देखो काउंटिंग सदैव उधर से होगी जिधर से डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, तो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड 2 नंबर पर आ गया, प्रतिस्थापन अभी भी 2 पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मेथिल। 4 कार्बन से ब्यूट, डबल बॉन्ड कितने नंबर, 2 पे, तो इन, तो इसका नाम क्या होगा, 2 मेथिल ब्यूट 2 इन, 2 मेथिल ब्यूट 2 इन। अब देखो इसमें काउंटिंग करनी है, कम से कम अंकिंग होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन से हमने इसका क्या नाम दे दिया, पेंट। अब देखो यहाँ ये डबल बॉन्ड 1 नंबर पर और ट्रिपल बॉन्ड 3 नंबर पर आया, तो पेंट 1 इन और 3, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हो आप, आयन, तो पेंट 1 इन 3 आयन, तो नाम क्या हो जाएगा, पेंट 1 इन 3 आयन। अगला अब इसका करना है, तो देखो ये डबल बॉन्ड है, तो ये 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या लगा दिया, ब्यूट, एक डबल बॉन्ड है 1 नंबर पे, दूसरा है 3 नंबर पे, तो ब्यूट 1 3, ब्यूट 1 3, और डबल बॉन्ड के लिए डा और डबल बॉन्ड के लिए इन, 2 डबल बॉन्ड है डा इन, तो इसका नाम हो गया ब्यूट 1 3 डाइन। क्या लिखा है, ब्यूट 1 3 डाइन। अगला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इजीली आपसे पूछा गया। हाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, काफ़ी स्टूडेंटों को क्वेश्चन कन्फ्यूजन हो रहा है कि सर ये चैप्टर देखो क्या होता है कि हाफ ईयरली एग्जाम होती है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है, तो आपकी जो केमिस्ट्री NCERT किताब है उसमें 14 चैप्टर कुल है, तो हाफ ईयरली एग्जाम में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का सिलेबस अलग अलग तरीके से निर्धारित किया जाता है। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो एग्ज़ाम होती है हाफ ईयरली उसमें चैप्टर 1 से 9 तक आ जाते हैं, और कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे होते हैं जिसमें चैप्टर 1 से 4 तक आते हैं, फिर छठा चैप्टर आता है, फिर 8 और 9वां आ जाता है, फिर लास्ट में 12वां जो हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर ये ले लेते हैं। तो ये हर डिस्ट्रिक्ट पर डिपेंड पड़ता है कि वो अपने ज़िले में हाफ ईयरली एग्जाम के लिए क्या सिलेबस निर्धारित करता है। इसके बाद क्लास काफ़ी लंबी होगी, लास्ट वाले क्वेश्चनों को आप खुद स्क्रीनशॉट ले लें कि अगला क्वेश्चन है 30वां, बेंजीन को निम्नलिखित में परिवर्तित करना है, पैरा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा
नाइट्रोटोलुइन, ये चैप्टर नंबर 12 और 13 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके पश्चात निम्नलिखित अणुओं एवं आयनों की लुईस संरचना बनाइए, तो काफ़ी ईजी, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो अगले पेज पे, इनका आप स्क्रीनशॉट लेके आप प्रैक्टिस करें। फिर क्वेश्चन नंबर 32, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब H2O2 ऑक्सीकार और अपचायक दोनों के रूप में कार्य करता है। हरित रसायन से आप क्या समझते हो और ये पर्यावरण प्रदूषक को रोकने में किस प्रकार सहायक है। इसके पश्चात आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिए गए अलग कि इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता में मूल अंतर बताइए, या इसके अपोजिट आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अगला चैप्टर नंबर 5 चार्ल्स के नियम के आधार पर ये समझाना, ये क्वेश्चन आ गया। और ये चैप्टर नंबर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैप्टर नंबर 8 से रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर से इनको आपको संतुलित करना, या अथवा में आपको ये क्वेश्चन भी मिल सकता है। इस प्रकार से हमने कक्षा 11th का जो हाफ ईयरली का जो पेपर थे उसके लगभग क्वेश्चन हल कर लिए, और अगर आगे टाइम मिल गया तो ये जो क्वेश्चन शेष रहे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में हल कर लेंगे। इस प्रकार से आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं।